पीआईए को वाकई ग्वादर के पहाड़ पर सिंगार के नाम से एक हाउसिंग स्कीम है। मैं अगर दावा करूं पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन कोई नहीं तो ये गलत नहीं होगा। ये मुकाम हकीकतन खूबसूरत है और ये अगर किसी दूसरे मुल्क में होती तो यहाँ अब तक खरबों रुपए के होटल्स, रिजॉर्ट्स और बीचेस बन चुकी होती। ये हाउसिंग स्कीम पहाड़ पर एक ऐसी जगह वाक़या है जहाँ तीन अतराफ से समंदर दिखाई देता है और फिर इसके कदमों में तीन तरफ से बीच टाइप साहिल भी हैं। ये स्कीम 1992 में शुरू हुई, लेकिन आज 32 बरस बाद भी यहाँ पीसी के अलावा कोई इमारत या घर नहीं बन सका। मैं 1997 में पहली बार ग्वादर आया था। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत ये लोकेशन इस वक्त भी वीरान थी और ये आज भी वीरान है। इससे आप ग्वादर में तरक्की का अंदाज़ा कर लें। दूसरा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बिल्डर्स और डेवलपर्स माफिया ग्वादर आया। इसने लाखों एकड़ ज़मीन खरीदी, बड़ी बड़ी खूबसूरत हाउसिंग स्कीमें लॉन्च की, लोगों को ख्वाब दिखाकर लाखों प्लाट्स बेचे, खरबों रुपए जेबों में डाले और फरार हो गए। इन हाउसिंग स्कीमों में प्लाट्स तो दूर, आज तक बाउंड्री वाल नहीं बन सकी। चनांचे अगर ग्वादर को हाउसिंग स्कीम का कब्रिस्तान कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। तीसरी बात, हम 50 साल से ग्वादर को खित्ते का खूबसूरत तरीन पोर्ट सिटी बनाना चाहते हैं। हम अब तक इस पर खरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। हर हुकूमत इसका इफ्तिताह करती है, मगर ये शहर आज तक इस मंजिल तक नहीं पहुंच सका और शायद पहुंच भी ना सके। इसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं। पोर्ट सिटी रेलवे की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया जहां में जहाज साजो सामान लेकर आते हैं, पोर्ट पर कंटेनर्स उतारे जाते हैं और इसके बाद ये रेलवे के जरिए मंजिलों तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन ग्वादर में अभी तक दूर दूर रेलवे का कोई निशान नहीं। चनांचे अगर पोर्ट पर सामान उतरेगा तो फिर ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और सेंट्रल एशिया में कैसे जाएगा। चले हम चंद सेकंड्स के लिए ये मान लेते हैं ये सामान ट्रकों पर बाई रोड भिजवाया जाएगा, तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या कोस्टल हाईवे या कोयटा ग्वादर रोड इस काबिल है? इन सड़कों पर तो हम आज तक पेट्रोल पंप्स और रेस्ट एरियाज नहीं बना सके। चनांचे ट्रक और ट्रॉलर्स पेट्रोल कहाँ से लेंगे और आराम कहाँ करेंगे? और अगर टायर पंक्चर हो गए तो पंक्चर कहाँ से लगेंगे? और अगर ये उल्ट गए तो फिर इन्हें सीधा करने के लिए क्रेन्स कहाँ से आएंगी? और अगर ये बंदोबस्त भी हो जाए तो भी सवाल है, हम फिर कराची की बंदरगाह इस्तेमाल क्यों ना करें? कराची बंदरगाह 1857 में बनी थी और इसके साथ साथ रेलवे भी है और सड़कों का नेटवर्क भी, और यहाँ से पिछले 40 साल से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया ट्रक जा रहे हैं। चनांचे अगर ये बंदरगाह मौजूद है तो फिर बहरी जहाज़ों को पहले ग्वादर ले जाने और फिर वहाँ से ट्रकों पर सामान लाद कर कराची लाने या सेंट्रल एशिया पहुँचाने की क्या ज़रूरत है? ये काम कराची से हो भी रहा है और ये मज़ीद भी हो सकता है। ग्वादर के बारे में कहा जाता है ये चीन को सबसे ज़्यादा सूट करती है। चीन इसके ज़रिए 14 दिन का फासला कम करके 24 घंटों तक ले आएगा। ये सुस्त बॉर्डर्स के ज़रिए सामान्य तजारत ग्वादर लाएगा और फिर यहाँ से अरब ममालिक और यूरोप रवाना करेगा। ये मनसूबा बज़ाहिर शानदार दिखाई देता है, लेकिन सवाल ये है, चीन अपना तजारती सामान ग्वादर पहुँचाएगा कैसे? इसके लिए रेलवे चाहिए और रेलवे की अभी तक पहली ईंट भी नहीं रखी गई। और अगर ये सामान ट्रकों के जरिए ग्वादर पहुंचेगा तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसे सपोर्ट करेगा? दूसरा, अगर हमने ये काम ट्रकों के जरिए ही करना है तो फिर हम कराची की पोर्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और अगर हम इन तमाम सवालों को भी छोड़ दें तो भी सवाल पैदा होता है, हमारे हमसाये में सिर्फ 170 किलोमीटर के फासले पर ईरान की बंदरगाह चाबहार मौजूद है। ईरान की रेलवे और सड़कें हमसे कई गुना बेहतर हैं। चीन के ताल्लुकात भी इससे इंतहाई अच्छे हैं, लिहाजा चीन को ग्वादर की बजाय चाबहार ज़्यादा सूट करती है। अब सवाल ये है, हम बेवकूफ़ी और खुशफहमी के छिलके पर क्यों बैठे हैं? ताहम इन तमाम तर इशूज़ और सवालों के बावजूद ग्वादर इंतहाई खूबसूरत मुकाम है और पाकिस्तानियों को ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हमें आखिर में पीआईए ने भी ठीक ठाक जलील कर दिया। हम 38 लोगों का ग्रुप थे। हमने एक माह कबल ग्रुप टिकट खरीदे थे। हमारी 21 जनवरी को ग्वादर और फिर कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। हम वक्त से पहले ग्वादर एयरपोर्ट पहुंच गए। मैनेजर अब्दुल जलील ने पहले स्टाफ की कमी का रोना रोया, फिर सिस्टम डाउन होने का ववीला किया और फिर दाएं बाएं हो गए। हम कतार में खड़े थे, लेकिन बोर्डिंग पास जारी करने वाले साहब हमें रोककर वीआईपीज़ को बोर्डिंग पास जारी करते रहे। हमारे लिए सिस्टम डाउन था, मगर वीआईपीज़ का सिस्टम एक्टिव था। आखिर में ऐलान कर दिया गया, जहाज़ फुल हो गया है, बाकी लोग 3 दिन बाद जा सकेंगे। हमारे 9 लोगों को बोर्डिंग पास नहीं मिले, इनमें 8 खवातीन और 1 मर्द था। अब सूरत हाल ये थी, खामद के पास बोर्डिंग पास था लेकिन बीवी के पास नहीं था। बीवी के पास था तो खामद फ़्लाइट से महरूम था। मैंने मैनेजर साहब से वजह पूछी तो इनका जवाब था, फ़्लाइट ओवर बुक है। मैंने पूछा, 48 सीटों के जहाज़ को ओवर बुक क्यों और कौन कर सकता है?
اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ہم نے پھر پوچھا، ہم گروپ ہیں، آپ نے ہمارے لوگوں کو روک کر دوسرے لوگوں کو بورڈنگ پاس کیوں دیے؟ ہم نے پوچھا، یہ خواتین اب کراچی کیسے جائیں گی؟ اگلا جہاز 3 دن بعد ہے اور اس میں بھی سیٹ نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خواتین بہت متفکر ہو گئیں، لیکن مینیجر صاحب ہمیں لانج میں چھوڑ کر جہاز کی طرف دوڑ گئے۔ بہرحال طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا مردوں کے بورڈنگ پاس واپس لے کر خواتین کو بھجوا دیا جائے اور یہ لوگ بائی روڈ کراچی پہنچیں گے۔ ہم بہرحال رو دھو کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، بیویاں جہاز سے کراچی جا رہی تھیں اور خاوند بائی روڈ 8-10 گھنٹے سفر کر کے کراچی پہنچیں گے اور پھر اگلے دن نیا ٹکٹ خرید کر اسلام آباد آئیں گے۔ ان کو گوادر سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کا ایک فنانشل دباؤ بھی تھا، انتظامات کا بھی۔ میں بہرحال باقی گروپ لے کر کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایک نیا پڈا ہو گیا۔ گوادر میں جن خواتین کو آف لوڈ کیا گیا تھا، پی آئی اے نے ان کی فلائٹس 21 سے 24 اور 26 جنوری کو شفٹ کر دی تھیں۔ سسٹم کے مطابق یہ خواتین گوادر سے بورڈ ہی نہیں ہوئی تھیں، جبکہ عملاً یہ کراچی پہنچ چکی تھیں اور ان کے پاس 21 جنوری کے کنفرم ٹکٹس تھے۔ ہمیں اب کراچی ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس نہیں مل رہے تھے۔ دھند کی وجہ سے 2 دن سے فلائٹس لیٹ اور کینسل ہو رہی تھیں، چنانچہ ایئرپورٹ پر خوفناک رش تھا، اور اس رش میں ہمارے آدھے گروپ کی سیٹیں کینسل ہو چکی تھیں۔ یہ سیٹیں بھی خواتین کی تھیں۔ اب سوال یہ تھا، یہ خواتین 3 دن اکیلی کراچی میں کہاں رہیں گی؟ اور اس سوال پر بھی پی آئی اے کا عملہ دانت نکال دیتا تھا۔ ہم ملک میں سیاحت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے، پی آئی اے کنفرم ٹکٹس پر دوسرے مسافر کو چڑھا دیتا ہے اور لوگ کبھی گوادر میں پھنس جاتے ہیں اور کبھی کراچی میں۔ چنانچہ لوگ سیاحت کے لیے باہر کیسے نکلیں گے، اور سیاحتی کمپنیاں یہ فنانشل برڈن کیسے برداشت کریں گی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا گروپ کے لوگ عملاً ایسی صورتحال میں کمپنی پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال کی ذمہ داری بھی کمپنی پر تھوپ دیتے ہیں، لہٰذا پھر کام کیسے چلے گا؟ بہرحال میں کراچی ایئرپورٹ پر ایک صاحب سے دوسرے صاحب اور ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی پر ذلیل ہوتا رہا۔ مجھے ہر جگہ سے ناکامی ہوئی۔ آخر میں پی آئی اے کے بکنگ آفس کے ایک صاحب، غالباً ان کا نام سلیمان تھا، کو مجھ پر ترس آ گیا۔ وہ صورتحال کی نزاکت سمجھ گئے اور مجھے گراؤنڈ فلور پر پی آئی اے کے آفس لے گئے۔ وہاں 2 صاحبوں نے مجھے پہچان کر عزت بھی دی اور حوصلہ بھی۔ انہوں نے اسلام آباد فون کر کے اپروول لی، مجھے نئی بکنگ دی، اور یوں میں اپنے ادھورے گروپ کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا، جبکہ باقی 9 ارکان کو شمائل گوادر سے بائی روڈ کراچی لے کر آیا، اور پھر ٹھیک ٹھاک ذلیل ہو کر اگلے روز سارا دن ایئرپورٹ پر بیٹھ کر رات کو اسلام آباد پہنچا۔ اس تجربے کے بعد میرا تاثر وہی تھا جو اس وقت پورے ملک کا ہے، اور وہ یہ ہے، پی آئی اے کو واقعی بند ہونا چاہیے۔ یہ حقیقتاً ملک پر بوجھ ہے، اور ہم یہ بوجھ جتنی جلد اتار لیں گے، ملک پر اتنا ہی آسان ہوگا۔ یہ ادارہ روزانہ ملک کے 12 کروڑ روپے بھی چوس رہا ہے اور مسافروں کو بھی ذلیل کرتا ہے، لہٰذا اب اس کی ضرورت کیا ہے؟